अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू गाइड वाइड। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है ईस्टा कोड, जिसका आपने फेसबुक के ग्रुप्स में काफ़ी जो है ज़िक्र सुना होगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ईस्टा कोड है क्या चीज़ और ये किस तरह जो है गवर्नमेंट जॉब्स में जो कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं उनको इफ़ेक्ट करता है। तो आप गूगल पे सर्च करेंगे ईस्टा कोड तो आपके सामने जो है आपको केपीके का ईस्टा कोड मिल जाएगा। ईस्टा कोड बेसिकली इसकी जो एब्रीवेशन है, इस्टेब्लिशमेंट कोड का ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, ईस्टा कोड। तो ये बेसिकली एक एक्ट है जो एक केपीके में, अगर आप इसको देखें, अगर इसकी आप इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं तो जितनी भी सिविल सर्वेंट्स हैं, मतलब जो लोग गवर्नमेंट जॉब पे जिनकी अपॉइंटमेंट होती है, अपॉइंटमेंट से लेकर उनकी जॉब में हर एक चीज़ जो है वो सब कुछ इसमें डिफाइन है। ठीक है, जितने भी रूल रेगुलेशन है, जितनी भी एज रिलैक्सेशंस हैं, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉई के हायरिंग के दरमियान, या वो अगर जॉब भी कर रहा है तो इन केस अगर वो डिस्क्वालीफाई होता है जॉब से, सारी चीज़ें इसमें डिफाइन है। ठीक है, इन केस अगर कल को कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय या कोई कैंडिडेट किसी डिपार्टमेंट को चैलेंज करता है कोर्ट में रिजल्ट के लिहाज से, या जो है उसको मेरिट लिस्ट पे कोई डाउट हो, मेरिट के क्राइटेरिया पे कोई डाउट हो, तो जो बेसिकली वो अपने केस को डिफेंड करेगा तो वो ईस्ट कोर्ट से करेगा। ठीक है, क्योंकि सारी जितनी भी रूल रेगुलेशन है वो इसमें डिफाइन है और सारे डिपार्टमेंट्स इसी को कहीं ना कहीं पे फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर आप इसका भी 2002 में ये बना था और 2011 में इसको रिवाइज किया गया है। अभी तक ये 2011 का वर्जन ही चल रहा है। अभी इसमें और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, मगर फ़िलहाल इसमें कोई और चेंज नहीं हुआ। ठीक है, इस अगर आप कंटेंट भी देखेंगे तो सारा कंटेंट जो है वो सिविल सर्वेंट्स के लिहाज से है। अगर केपीके में कोई पीएमएस का ऑफिसर जो है उसकी हायरिंग हो रही है, या किसी भी स्केल 1 से लेकर स्केल 22 तक जितनी भी गवर्नमेंट की हायरिंग होती है वो सब इन रूल्स को फॉलो करते हैं। आपको अगर कोई कोई भी कभी भी अपने जॉब के दौरान ऐसा कोई इशू, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या जिनकी गवर्नमेंट जॉब अभी नहीं हुई और वो किसी न किसी तरह से किसी जगह पे इफ़ेक्ट हो रहे हों, तो वो इससे हेल्प लेके आगे उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, या यहाँ से उनको अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो है तो ये सबके लिए, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सबको एक वीडियो में कवर करना काफ़ी मुश्किल है। इसमें आजकल जो सबसे ज़्यादा बहस चलती है, आपने अक्सर फेसबुक के ग्रुप्स पे जो है एक ईस्टा कोड का जो है, जब क्वालिफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे हायरिंग होती है तो वो देखा होगा। इसमें यहाँ पे आपके पास ये 9 नंबर पे जो है प्रोसीजर्स फॉर सिलेक्शन प्रोसीजर्स फॉर सिलेक्शन फॉर प्रमोशन एंड इनिशियल रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इस पे जंप करते हैं। इस पेज पे हम जंप करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको कुछ डिटेल्स दी गई हैं। ठीक है, जब एक गवर्नमेंट में जो है थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब भी कोई नई पोस्ट आती हैं तो 50% इनिशियल रिक्रूटमेंट होती है, 50% प्रमोशंस होती है। इनिशियल रिक्रूटमेंट, और मतलब अगर 10 सीट्स जो हैं वैकेंट हैं किसी पोस्ट पे, तो 5 बंदे उस पे नीचे निचले पोस्ट से आगे प्रमोट होंगे और 5 बंदे उस पे हायर होंगे। ठीक है, ये एक फार्मूला गवर्नमेंट के जॉब में यूज़ होता है। तो इसमें जो है इसको आप पढ़ लें, इस स्पेसिफिकली इस 44, 45, 46 पेज को। अगर आपको इसमें कोई भी इशू हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछे, तो मैं आपको जो है वो अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके दे दूंगा। इसमें हम देखेंगे बेसिकली इस चीज़ को। यहाँ पे कहा गया है कि ग्रेड 1 से लेकर 4 तक जो है उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से हायरिंग का कोई जो है ऐसा प्रॉपर प्रोसीजर नहीं डिफाइन किया गया। जो भी डिपार्टमेंट होता है उसने अपने अगर अपने डिपार्टमेंट के अंदर स्केल 1 से लेकर 4 तक हायरिंग करनी होती है, तो उसके लिए वो अपना कोई ना कोई प्रोसीजर बना लेते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी जो है प्रोसीजर नहीं डिफाइन। ठीक है, जो प्रोसीजर डिफाइन है वो ग्रेड 5 से अबव जितनी भी पोस्ट्स हैं उन सब के लिए है। यहाँ पे कहते हैं कि अगर कोई डिपार्टमेंट टेस्ट कंडक्ट करता है, टेस्ट के जो मार्क्स हैं उसके अलावा ईस्टा कोड आपको 100 मार्क्स देता है। ठीक है, उसमें 70% मार्क्स क्वालिफिकेशन के हैं,
12 मार्क्स हायर क्वालिफिकेशन के हैं, 10 मार्क्स एक्सपीरियंस के हैं और 8 मार्क्स आपके पास इंटरव्यू के हैं। ये 100 मार्क्स आपको ईस्टा कोड देता है। इसके अलावा गवर्नमेंट जो ये आप टेस्ट देख रहे होते हैं, नॉर्मली जो ईटा पे टेस्ट हो रहे होते हैं, उनमें ज़्यादातर अगर आप एडवर्टाइजमेंट देखें तो एडवर्टाइजमेंट में मेंशन होता है कि ये ईस्टा कोड को मार्किंग के सिस्टम के लिए ईस्टा कोड को फॉलो करेगा। ठीक है? डिपार्टमेंट इसको नहीं भी फॉलो करते, लाज़िम है मतलब उन पे कंपल्शन नहीं है कि वो ईस्टा कोड को फॉलो करें, मगर रिक्रूटमेंट इसी ईस्टा कोड के थ्रू हो रही होती है, मगर ये मार्किंग सिस्टम अगर वो फॉलो ना भी करें तो उन पे ये लाजिम नहीं है। ठीक है, जहाँ पे ईस्टा कोड फॉलो होता है फिर वहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं कि वहाँ पे मार्किंग किस तरह होती है। सपोज़ एक डिपार्टमेंट जो है वो ईस्टा कोड फॉलो कर रहा है, ठीक है? अब डिपार्टमेंट ने जो है एडवर्टाइज़ कर लिया, एडवर्टाइजमेंट हो गई, तो एक पोस्ट के लिए आपका आजकल हर किसी को पता है कि थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि इतने बंदों के इंटरव्यू कंडक्ट किए जाएँ, फिर उसमें सिलेक्शन की जाए, काफ़ी प्रोसेस लंबा हो जाता है। तो इस लंबे प्रोसेस से बचने के लिए डिपार्टमेंट एक टेस्ट रख लेता है जिसको स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट में जो है वो जितने स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं उनका एक 100 मार्क्स का बेसिक टेस्ट लेते हैं। 50 मार्क्स पे नॉर्मली जो है पास होते हैं स्टूडेंट्स। 50 मार्क्स से अबव जितनी भी अब हायर मार्क्स हैं, उसमें से ये कोई क्राइटेरिया बना के कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट कर देते हैं। तो उस पे उनको ये फ़ायदा होता है कि स्टूडेंट्स काफ़ी कम हो जाते हैं इंटरव्यू के लिए। तो सिलेक्शन का प्रोसेस ज़रा फास्ट भी हो जाता है और ईज़ी भी हो जाता है। अब शॉर्टलिस्टिंग, अब ईटा मतलब एक टेस्ट कंडक्ट कर रहा है, तो ईटा ने टेस्ट ले लिया। 50 से लेकर 50 मार्क्स से पास है, उससे अबव जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे पास कंसिडर किए जाते हैं। उसके बाद जो है अब शॉर्टलिस्टिंग की बारी डिपार्टमेंट की है। 50 मार्क्स तक हर किसी से वो डॉक्यूमेंट्स मांग लेते हैं। ठीक है, कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स नहीं भी मांगते, मगर ज़्यादातर जो है 50 मार्क्स तक सबसे डॉक्यूमेंट्स मांग लेते हैं। अब ये डिपार्टमेंट की मर्जी है कि अगर जितनी पोस्ट हैं वो एक पोस्ट पे जो है 10 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करता है। तो उसमें से जो है अगर 7 पोस्ट हैं तो वो 70 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करते हैं फॉर इंटरव्यू। अब एक टेस्ट जो है वो 80 मार्क्स पे टॉप हो गया है, तो अगर 70 मार्क्स तक भी 60 मार्क्स तक 70 कैंडिडेट पूरे हो गए, तो 60 मार्क्स तक का बंदा जो है वो शॉर्टलिस्ट होगा। इसमें फिर वो अगर किसी ने टेस्ट पास भी किया है तो वो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं होते। अब कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो गए हैं, इसके बाद जो टेस्ट के मार्क्स हैं वो बिल्कुल वहाँ पे नेगलेक्ट हो जाते हैं। अगर एक कैंडिडेट ने 60 मार्क्स लिए हैं या उसने 90 मार्क्स लिए हैं, शॉर्टलिस्ट होने के बाद ये टेस्ट का क्राइटेरिया यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। जो इख्तिलाफ भी हो सकता है, मैं खुद पर्सनली इस रूल को बहुत जो है इसके अगेंस्ट हूँ, क्योंकि अगर आप टेस्ट को वेटेज नहीं देते और आप इसके बाद ईस्टा कोड जो आपको क्वालिफिकेशन के 70 मार्क्स, हायर क्वालिफिकेशन के 12 मार्क्स, ये अगर आप सिर्फ इसको फॉलो करते हैं तो इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादती हो जाती है। अगर एक स्टूडेंट जो है वो 90 मार्क्स ले रहा है और उसकी क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा नहीं है, और एक बंदा जो है वो 60 मार्क्स ले रहा है, उसकी क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा है, उसके पास एक्सपीरियंस है, तो 60 मार्क्स वाला बंदा सिलेक्ट होगा, 90 मार्क्स वाला बंदा वहाँ पे रह जाएगा। तो इस लिहाज से ईस्टा कोड में जो है चेंजेस करने की ज़रूरत है। इसमें टेस्ट मार्क्स को लाज़मी वेटेज देना चाहिए, ठीक है? ताकि सबको इक्वली मौका मिले। अब हम जाते हैं इसके ग्रेडिंग सिस्टम की तरफ। साथ-साथ आप कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो अगर आपको डिटेल इन्फो चाहिए तो आप मुझसे जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इनका ये ग्रेडिंग सिस्टम समझ नहीं आता, तो मैं आपको जो है ये एक्सप्लेन करके दे देता हूँ। इसमें क्वालिफ़िकेशन को 70 मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है? अब एक जॉब आई है जिसके लिए रिक्वायरमेंट जो है वो मैट्रिक है, मतलब मैट्रिक का बंदा चाहिए जो उसके लिए अप्लाई कर सके। तो यहाँ पे जो है ईस्टा कोड जो है वो डिवीज़न के बेस बेस पे जो है आपको मार्क्स मिलते हैं। अब मैट्रिक के बेस पे अप्लाई है, एक बंदे का फर्स्ट डिवीज़न है। अच्छा, इसमें आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको ग्रेडिंग भी बताई गई है कि कौन-कौन से फर्स्ट ग्रेड में आते हैं, ठीक है? जिसका ग्रेड ए या बी है वो आपके पास फर्स्ट डिवीज़न में आते हैं, सी, डी जो है वो सेकंड डिवीज़न में आते हैं और ई जो है वो आपके पास थर्ड डिवीज़न में आते हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए थर्ड डिवीज़न का बंदा अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है? ये क्लियर कट आप जितनी भी एडवर्टाइज़मेंट देख लें वहाँ पे क्लियरली मेंशन होता है कि सेकंड डिवीज़न तक बंदा चाहिए, थर्ड डिवीज़न वाले बंदे गवर्नमेंट जॉब में
एलिजिबल ही नहीं होते बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे आपको कहा भी गया है कि 45% से जिस बंदे के कम मार्क्स हैं वो डी ग्रेड में आता है, मगर वो थर्ड डिवीजन में कंसिडर होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको परसेंटेज भी बताई गई है, 60% एंड अबाउ जो है फर्स्ट डिवीजन है, 45 से 59% तक सेकंड डिवीजन है, 45% से बिलो थर्ड डिवीजन है। तो थर्ड डिवीजन वाले की तो यहाँ पे बात ही ख़त्म, ठीक है, वो जो है नहीं अप्लाई कर सकते गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। अब जो फर्स्ट एंड सेकंड डिवीजन वाले हो गए हैं इसमें, तो इसमें अब एक जॉब के लिए मैट्रिक क्वालिफिकेशन चाहिए। जिस बंदे का जो है फर्स्ट डिवीजन होगा उन सबको 70 मार्क्स मिलेंगे। 60% से जिसके 60% या उससे अबाव मार्क्स मैट्रिक में है उन सबको 70 मिल जाएंगे। इस तरह सेकंड डिवीजन वालों को 53 मिल जाएंगे, थर्ड डिवीजन वालों को 42 मिल जाएंगे। एक ऐसी जॉब आई है जिसमें क्वालिफिकेशन जो है एफएससी है, ठीक है। जो बंदा उस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन एफएससी है, तो उसमें यही मार्क्स स्प्लिट हो जाते हैं, मैट्रिक के 35, एफएससी के 35, जिसका फर्स्ट डिवीजन है। इस तरह सेकंड डिवीजन वालों के मार्क्स कम हो जाते हैं, उस डिवाइड हो जाते हैं, और इस तरह थर्ड डिवीजन वालों के। एक और जॉब आई है जिसमें आपके पास बीएससी या बीए जो है वो उनको चाहिए उस पोस्ट के लिए, तो यहीं 70 मार्क्स जो है यहाँ पे स्प्लिट हो जाते हैं। अगर एक बंदे का मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन है उसको 23 मिल जाएंगे, एफएससी में भी फर्स्ट डिवीजन है और बीएससी में तो उसको 70 मिल जाएंगे। एक बंदे का मैट्रिक में सेकंड डिवीजन है उसको मैट्रिक के 17 मार्क्स मिलेंगे, एफएससी में उसका फर्स्ट डिवीजन है उसको 23 मिल जाएंगे, बीएससी में। इस तरह डिवीजन के हिसाब से आपको मार्क्स मिलते जाते हैं। एक ऐसी जॉब आई है जिसमें मास्टर्स जो है मतलब बीएस ऑनर्स जो 16 एजुकेशन की इक्वल है, या एमएससी या एमए का वहाँ पे क्राइटेरिया है, तो यही मार्क्स आगे और स्प्लिट हो जाते हैं। तो इसमें सब बंदे अब जो भी सुन रहे हैं वो जो है सिंपल अपने ग्रेड्स को देखते जाएं और यहाँ से मार्क्स की एडिशन करते जाएं, तो उनको अपने क्वालिफिकेशन के मार्क्स यहाँ से पता लग जाते हैं कि उनको कितने मार्क्स मिले हैं। इसके बाद अब कुछ प्रोफेशनल पोस्ट होती हैं। प्रोफेशनल पोस्ट ये जिस जहाँ पे रिक्वायरमेंट में बीएड एमएड ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे फिर जो है इनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। ये 100 मार्क्स में के अलावा हैं, ठीक है। अगर एक जॉब के लिए मैट्रिक एफएससी मास्टर्स के साथ बीएड भी चाहिए, बीएड या एमएड, तो उनको जो है फिर यहाँ से अगर आपने नॉर्मली एजुकेशन की पोस्ट देखी हो, तो एजुकेशन की पोस्ट में जो है मेरिट जो है मेरिट के मार्क्स 100 से भी ऊपर चले जाते हैं, तो वहाँ पे जो है ये प्रोफेशनल मार्क्स भी उसमें ऐड होते जाते हैं, ठीक है। ये भी डिवीजन के हिसाब से आप देखते जाएं। इसके बाद जो है यहाँ पे अब हायर क्वालिफिकेशन आ गई। अब हायर क्वालिफिकेशन अगर 1 स्टेज है तो 6 मार्क्स मिलते हैं, 2 स्टेजेस हैं तो 8 मार्क्स मिलते हैं, थर्ड स्टेज है तो 12 मार्क्स मिलते हैं। ये किस तरह अप्लाई होगा? एक जॉब के लिए जो है क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड मैट्रिक है, ठीक है। और एक बंदे के पास क्वालिफिकेशन है एफएससी, उसने एफएससी की हुई है, तो मैट्रिक तक तो उसको जो है मैट्रिक तो चाहिए ही। अब उसको 6 मार्क्स हायर क्वालिफिकेशन के मिल जाएंगे। अगर उसने एफएससी की है तो मतलब वो मैट्रिक से एक स्टेज अबव हो गया, तो उसको जो है 6 मार्क्स वहाँ पे मिलेंगे एक्स्ट्रा। अगर एक बंदे ने बीएससी की है तो अब टू मैट्रिक से 2 स्टेज अबव हो गई है, ठीक है, क्वालिफिकेशन उसकी, तो उसको यहाँ पे जो है 6 प्लस 8 14 मार्क्स मिल जाते हैं। और अगर एक बंदे ने मास्टर्स किया है और वो मैट्रिक वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको यहाँ पे 12 मार्क्स जो है एक्स्ट्रा मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो अब नॉर्मली बहुत सारी जॉब्स के लिए आजकल जो है मास्टर्स रिक्वायर्ड होती है, तो मास्टर्स एक जॉब के लिए अगर रिक्वायरमेंट है और एक बंदे ने एमएस किया हुआ है, ठीक है, तो उसकी क्वालिफिकेशन मास्टर से एक स्टेज अबव हो गई, तो उस बंदे को जो है 6 मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। अगर एक बंदे ने पीएचडी की है तो उसको 8 मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है, वो 2 स्टेप उसकी क्वालिफिकेशन अबव हो गई। अब ईस्टा कोड में जो कैंडिडेट बिल्कुल फ्रेश होते हैं, मतलब जिन्होंने बीएस किया या मास्टर किया हो, तो उनके लिए सिलेक्शन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। क्योंकि एक बंदा अगर एक बंदे ने जो है एमफिल किए हुए है तो वो तो ऑलरेडी उससे आगे हो गया है। इस तरह अब जाते हैं हम एक्सपीरियंस की तरफ। अगर एक बंदा जो है उसके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ नहीं डिफाइन गई मतलब ये चीज़ मस्ट नहीं है कि आपके पास गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस हो। ये अब डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि वो सिर्फ गवर्नमेंट
एक्सपीरियंस उनको चाहिए या वो हर किस्म के एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट करते हैं। एक्सपीरियंस के बारे में भी यहाँ पे एंड में लिखा गया है कि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक इन्होंने यहाँ पे एक्सपीरियंस को डिफाइन नहीं किया। जस्ट ये आपको बताया है कि एक्सपीरियंस वही काउंट होगी जो आप डिग्री के बाद आपकी एक्सपीरियंस होती है। मतलब अक्सर लोग डिग्री के टाइम पे भी जॉब कर रहे होते हैं, मगर ईस्टर कोड कहता है कि डिग्री के टाइम में जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो आप कंसिडर नहीं कर सकते। जिस दिन आपका रिजल्ट अनाउंस हो गया, आपकी डिग्री पूरी हो गई, उसके बाद जो आपका एक्सपीरियंस है वो काउंट होगा। दूसरा, गवर्नमेंट जॉब्स में 1 ईयर से कम एक्सपीरियंस की कोई वैल्यू नहीं है। 1 ईयर एक्सपीरियंस होगा तो आपको उसका बेनिफिट होगा। ठीक है? तो अब यहाँ पे एक्सपीरियंस का फिर डिपार्टमेंट पे डिपेंड कर रहा है कि वो अब प्राइवेट एक्सपीरियंस को कंसीडर करता है कि नहीं। ये फिर एडवर्टाइजमेंट में मेंशन होता है, ठीक है, कि जस्ट गवर्नमेंट एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो अगर एक बंदे के पास 1 ईयर एक्सपीरियंस है तो उसको 4 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। एक बंदे के पास 2 ईयर एक्सपीरियंस है, उसको 7 मार्क्स मिलते हैं। एक बंदे के पास 3 या इससे अबव ईयर एक्सपीरियंस है उसी फील्ड का, तो उसको 10 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है? तो अब यहाँ पे ज़्यादातर डिपार्टमेंट टेस्ट मार्क्स को बिल्कुल कंसिडर नहीं करते, जस्ट टेस्ट मार्क्स पे शॉर्टलिस्टिंग कर लेते हैं। उसके बाद इस बेस पे वो जो है मार्क्स कैलकुलेशन करते हैं। आखिर में इंटरव्यू मार्क्स, वो जो आपका इंटरव्यू होता है उस पे डिपेंड करता है कि वो आपको कितने मार्क्स देता है। मगर इंस्टा कोड में अब उम्मीद है आपको जो है अब आपको आइडिया हो गया होगा कि आप किस तरह अपनी मार्क्स की क्वालिफिकेशन करेंगे। मगर इंस्टा कोड में फ्रेश कैंडिडेट बहुत बुरी तरह इफेक्ट होता है, ठीक है, क्योंकि टेस्ट मार्क्स को वेटेज नहीं मिलती, एक्सपीरियंस उसके पास नहीं होता, हायर क्वालिफिकेशन उनके पास नहीं होती, तो वो जो है इसमें बहुत पीछे रह जाते हैं। फिर भी आप इस चीज़ को जो है रीड कर लें। इसके बाद भी आपको कोई इशू आ रहा हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस इंस्टा कोड को डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।